हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीयूटी मॉक। मैं हूं प्रियांशु सिंह, आपका पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं 5th चैप्टर चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। एंड अभी तक हमने इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आज हम 4th लेक्चर यानी लास्ट लेक्चर कवर करने वाले हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द 1971 में जो इलेक्शन हुआ था उसके बारे में एंड द रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस। बट ये स्टार्ट करने के पहले हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स जो हमारे एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है एंड जिनसे भर भर के क्वेश्चंस आपसे सीयूईटी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। So the first leader that we are going to discuss right now is C. Natarajan Annadurai. So C. Natarajan Annadurai चीफ मिनिस्टर थे मद्रास यानी प्रेजेंट डे तमिलनाडु के फ्रॉम 1967। ही वॉज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो, एक बहुत ही पॉपुलर राइटर थे, ओरेटर थे, यानी बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन थे। एंड इनिशियली जो साउथ इंडिया में एक जस्टिस पार्टी नाम की एक पार्टी होती थी उससे एसोसिएटेड होते थे। फिर 1934 में इन्होंने द्रविड़ कज़गम को ज्वाइन कर लिया। कुछ साल इन्होंने उसी के अंदर काम करा बट अल्टीमेटली ये एक अलग से पार्टी बना लेते अपनी खुद की। द्रविड़ कज़गम वही पार्टी है जिसको ईवी रामास्वामी नायकर पिजानी पेरियर ने बनाई थी। सो ये उसमें उसको ज्वाइन कर लेते हैं एंड देन ये अपनी खुद की पार्टी जब 1949 में बनाते हैं तो ऑफ कोर्स ये डीएमके के फाउंडर कहलाते हैं, दैट इज द्रविड़ मुनेत्रा कज़गम। ये जो पार्टी थी ये साउथ इंडिया में द्रविड़न कल्चर को प्रमोट करती थी एंड दे वर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, कि किसी भी सरकारी काम वगैरह कराने के लिए जो हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी ये उसके अगेंस्ट थे कि लोकल लैंग्वेज भी होनी चाहिए। एंड ही ऑलवेज फॉट फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी टू स्टेट्स, कि स्टेट्स के पास ज्यादा आजादी होनी चाहिए, डिसीजन होने चाहिए और अपने खुद के डिसीजन लेने की क्षमता एंड पावर होनी चाहिए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड लीडर एंड ही इज राम मनोहर लोहिया। ऑलराइट, सो राम मनोहर लोहिया हमने पहले की भी सेकंड एंड थर्ड लेक्चर में डिस्कस करा है कि ये मेनली किस चीज से एसोसिएटेड थे। ही कॉइन्ड द टर्म नॉन कांग्रेसिज्म। इनके बारे में और डिटेल में जानते हैं। सो एक ये सोशलिस्ट लीडर एंड थिंकर थे, एक फ्रीडम फाइटर थे एंड ही वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। जब पार्टी में स्प्लिट आ जाता है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो 1934 में बनी होती है, तो ये जो सोशलिस्ट पार्टी है उसको अलग से बना लेते हैं एंड लेटर ही आल्सो बिकेम द फाउंडर एंड इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ही वॉज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा 1963 से 1967 के बीच में एंड ही वॉज द फाउंडर एंड एडिटर ऑफ मैनकाइंड एंड जन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मैगजीन्स है जिसके फाउंडर एंड एडिटर थे। नोन फॉर ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू नॉन यूरोपियन सोशलिस्ट थ्योरी, ही वाज एज अ पॉलिटिकल लीडर, ऑलराइट, एंड ही इज बेस्ट नोन फॉर शार्प अटैक्स ऑन नेहरू। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट का है कि आप सीधा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नोन फॉर अटैक्स ऑन नेहरू। सो इट वाज राम मनोहर लोहिया जो नेहरू जी के ऊपर ही बहुत ही कठोर व्यंग करते थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे एंड ही प्रमोटेड द स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। ही ऑल्सो advocated reservations for backward caste and of course हिंदी के इंग्लिश के ऑपोजिशन के ये अगेंस्ट थे। नेक्स्ट जो दो लीडर्स हम डिस्कस करेंगे उनमें से पहले है एस निजलिंगप्पा। सो एस निजलिंगप्पा के बारे में आपने थर्ड लेक्चर में अच्छे से सुना होगा कि ये वो लीडर थे जिन्होंने एन संजीव रेड्डी जो कि इंदिरा गांधी के थोड़े कॉम्पिटिटर थे, उनका नाम ऑफिशियली आगे रखा था 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। ये उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। सो ही वाज अ सीनियर कांग्रेस लीडर यानी सिंडिकेट के मेंबर थे, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मेंबर ऑफ द लोकसभा, चीफ मिनिस्टर ऑफ द देन मैसूर यानी कर्नाटक स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे एंड इसीलिए इनको मेकर ऑफ द मॉडर्न कर्नाटका भी कहा जाता है, जो कि इन्होंने कर्नाटक के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस डेवलपमेंट वगैरह कराए थे। एंड जो हमने पहले डिस्कस करा प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस 68 से 71 के बीच में, उसी दौरान जिस दौरान हमारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाली फाइट हुई थी 1969 में। नेक्स्ट इज मिस्टर कर्पूरी ठाकुर। इनके बारे में आप आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। कर्पूरी ठाकुर बिहार से लीडर तो थे एंड ही इज वेरी फेमस फॉर इंट्रोड्यूसिंग रिजर्वेशन पॉलिसीज इन बिहार एंड लेटेस्टली इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, तो इनके बारे में पढ़ते हैं अब। सो ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बिटवीन दिसंबर 1970 एंड जून 1971। एक बहुत ही छोटा कार्यकाल था ये एंड फिर दोबारा जून 1977 यानी जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है तब से लेकर अप्रैल 1979 तक। ठीक है, ही वाज अ फ्रीडम फाइटर, अ सोशलिस्ट लीडर, लेबर एंड पीजन मूवमेंट में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे एंड राम मनोहर लोहिया को बहुत ही स्टॉन्चली फॉलो करते हैं। तो ये आपसे मैच में आ सकते हैं, वन वर्ड में पूछ सकते हैं कि whom did he follow? So कर्पूरी ठाकुर used to follow राम मनोहर लोहिया, the same person who was known for strong attacks on Nehru. ठीक है,
Then he participated in the movement led by JP. Who is JP? जयप्रकाश नारायण, जो इमरजेंसी के टाइम पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर उभर के बाहर आए थे, तो ये उनके भी साथ जो मूवमेंट थी उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था. एंड ही इज नोन फेमस फॉर हिज डिसीजन टू इंट्रोड्यूस रिजर्वेशंस फॉर द बैकवर्ड क्लासेस इन बिहार ड्यूरिंग द सेकंड चीफ मिनिस्टरशिप. यानी 1977 से 79 जब ये सीएम बने थे तो उन्होंने बिहार के अंदर रिजर्वेशंस इंट्रोड्यूस करे थे फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, एंड इसलिए इनको बहुत ज़्यादा मतलब फेमस हुए इस वजह से ये. And lastly, he was a very strong opponent of the use of English language, कि English language के use के against थे. साउथ इंडियन वाले ऑफ कोर्स चाहते थे कि साउथ इंडियन लैंग्वेजेस यूज हो हिंदी के, वो अगेंस्ट थे. एंड ये जो है इंग्लिश के अगेंस्ट है, हिंदी के फेवर में है कर्पूरी ठाकुर जी. लास्ट लीडर जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज मिस्टर वीवी गिरी. लास्ट लेक्चर में आपने वीवी गिरी जी के बारे में सुना ही है कि ये इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे, बाद में प्रेसिडेंट बनते हैं 1969 में. सो ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1969 टू 1974. कांग्रेस वर्कर थे, लीडर थे फ्रॉम आंध्र प्रदेश. अब इनके बहुत सारे पोस्ट बनते हैं, तो इनके ऊपर आपसे एमसीक्यू एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा पोस्ट इन्होंने नहीं ऑक्यूपाई करा था अपने लाइफ टाइम में. तो ही वॉज प्रेसिडेंट, कांग्रेस वर्कर थे, ठीक है, लेबर लीडर है, आंध्र प्रदेश से, इंडियन हाई कमिश्नर टू सीलन यानी श्रीलंका. श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सीलन होता था. तो ये इंडियन हाई कमिश्नर थे टू सीलन. लेबर मिनिस्टर थे यूनियन कैबिनेट में. यूपी के गवर्नर थे, केरला के, मैसूर के, ठीक है. एंड अगेन वाइस प्रेसिडेंट तो थे ही थे. एक्टिंग प्रेसिडेंट थे फॉर आफ्टर द डेथ ऑफ जाकिर हुसैन, एंड ही रिजाइन एंड देन कंटेस्टेड फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. एंड इनको अच्छा सपोर्ट मिलता है इंदिरा गांधी, जिस करके इंडिया के प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं. सो दिस वाज अबाउट वीवी गिरी. ऑलराइट, सो हमने इस लेक्चर के अंदर वो सारे लीडर्स डिस्कस कर लिए जो लास्ट लेक्चर में हमने जिनके नाम सुने थे, ठीक है, चाहे वो निजलिन गप्पा हो, चाहे वीवी गिरी हो, उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है. अब इन लीडर्स के ऊपर आपसे एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्म में भी एक क्वेश्चन पूछा, मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एंड वो आपके स्क्रीन के सामने है. अदरवाइज बहुत सारे सिंपल वन वर्ड्स भी पूछे गए सीयूटी एग्जाम में इन लीडर्स के लाइफ से रिलेटेड. फिलहाल ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है कि जो लिस्ट 1 है उसके अंदर कुछ लीडर्स के नाम दे रखे हैं, एंड लिस्ट 2 के अंदर एक डिस्क्रिप्शन दे रखी है, आपको मैच करना है. ये आपके सीयूईटी के एग्जाम में पूछा गया था ऑन 16th of June 2023 स्लॉट 2 के पेपर में. एंड इसका जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ए का होगा 4, बी का होगा 3, सी का होगा 1 एंड डी का होगा 2. सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेन फोकस जो इस लेक्चर का होने वाला है, दैट इज द 1971 के जो इलेक्शंस है एंड अबाउट द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस. सो 1971 के अगर हम इलेक्शंस की सबसे पहले बात करें, सो वी नो दैट कि 1969 के अंदर जो कांग्रेस है वो स्प्लिट हो गई थी. एंड जब ये स्प्लिट हो गई तो इसके अंदर हमारे 2 मेजर पार्टीज बने थे. एक तो था इंडियन नेशनल कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट्स जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी, एंड एक थी INCO यानी ऑर्गेनाइजेशन जो सिंडिकेट्स मेजरली लीड कर रहे थे. तो अब जब ये पार्टी स्प्लिट हो जाती है 1969 के अंदर, तो 1969 में जो लोकसभा में कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली क्या होगी? कम हो जाएगी, जो कि एक पार्टी टूटकर 2 पार्टी बन चुकी है. तो यानी अगर उस टाइम पे जितने भी सीट्स उनको चाहिए थे मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए, ऑलमोस्ट लगा लो 30-35 मेंबर्स हमारे INC जो ऑर्गेनाइजेशन पार्टी के थे वो अलग हो जाते हैं. मेजर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पार्टी थी, ऑलमोस्ट 300 मेंबर्स जो है वो चाहे इनके साथ ही थे, रिक्वेशनिस्ट यानी इंदिरा गांधी के को सपोर्ट करते, 300 MPs, ठीक है. लेकिन ये जो नंबर यहाँ पे MPs का कम हो जाता है, इसके वजह से ये जो गवर्नमेंट थी इसकी मेजॉरिटी लूज हो जाती है. जो 1969 में कांग्रेस की उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी एक यूनाइटेड कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस के अंदर स्प्लिट आ जाता है तो वो मेजॉरिटी लूज हो जाती है, जिस करके पहली बारी इंडिया के अंदर एक फर्स्ट माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनती है, जिसके अंदर हमारा INCR रिक्वेशनिस्ट तो है ही है, एंड इनको हमारा DMK एंड जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी है वो आउटसाइड से सपोर्ट करती है 1969 में, जिसके वजह से ये जो गवर्नमेंट है इंदिरा गांधी की वो सर्वाइव कर पाती है थोड़े और समय तक.
जो उस टाइम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो भी INCR पार्टी को सक्सेसर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस मानती है। क्यों? क्योंकि उस पार्टी के अंदर जो है वो हमारे ज्यादा MPs होते हैं एज कंपेयर टू द ऑर्गेनाइजेशन पार्टी। तो ये हमारी एक न्यू पार्टी बनकर आती है एंड INCR जो है वो हमारी सक्सेसर पार्टी बन जाती है ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी स्टार्टिंग से एग्जिस्ट करती थी। सो 1969 के अंदर ये हमारी गवर्नमेंट तो बन जाती है, ठीक है। बट इंदिरा गांधी को पता होता है कि ये गवर्नमेंट कोई बहुत लंबे समय तक नहीं लास्ट करने वाली है। सो शी डिसाइडेड कि वो ये जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व कर देगी एंड शी गेव द एडवाइस टू प्रेसिडेंट कि लोकसभा जो है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए। सो जो हमारे इलेक्शंस हुए थे वो कब हुए थे? हमारे इलेक्शंस हुए थे 1967 में। टिपिकली 5 इयर्स तक एक लोकसभा का टर्म होता है उसके फर्स्ट डे से के मीटिंग के बाद से। तो नेक्स्ट इलेक्शन हमारा बाय डिफॉल्ट 1972 में होना चाहिए था, लेकिन जो इंदिरा गांधी है वो समवेयर अराउंड दिसंबर 1970 हमारे प्रेसिडेंट को बोल देती है कि डिसॉल्व द लोकसभा, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं है कि ये गवर्नमेंट आगे लास्ट कर पाएगी एंड एक फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट कराया जाए कंट्री में। प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व भी कर देते, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 83(2) है वो कहता है कि प्रेसिडेंट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है उसको फॉलो करेगा अगर उनको ये लगता है कि लोकसभा को डिसॉल्व कर देना चाहिए। तो इस वजह से प्रेसिडेंट हमारे लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं 1970 में एंड 1971 में मार्च के मंथ में हार्डली 10 दिन में 1 से 10 मार्च के अंदर जो हमारे फ्रेश इलेक्शंस है वो कॉन्टेस्ट कराए जाते हैं जो लोकसभा के होते हैं, ठीक है। सो ये जो इलेक्शन एग्जैक्टली होता है उसके बारे में कुछ डिटेल डिस्कस करते हैं। सो एवरीवन थॉट कि ये जो कांग्रेस आर पार्टी जो है वो डिसएडवांटेज पे रहने वाली है इस इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट में, क्योंकि इसके अंदर मेजरली सिर्फ एक ही लीडर है, इंदिरा गांधी। बाकी जितने भी फेमस रिनाउंड इंपॉर्टेंट लीडर्स होते थे कांग्रेस के, जाते सिंडिकेट्स जिनके पास एक्सपीरियंस था, नॉलेज था, जिनका नाम चलता था, वो सारे तो कांग्रेस ओ में थे यानी ऑर्गेनाइजेशन में थे। तो इसलिए वो पार्टी जो है वो अच्छे खासे सीट्स इस इलेक्शन में लेकर जाने वाली है। तो जितनी भी उस टाइम की मेजर नॉन कम्युनिस्ट नॉन कांग्रेस पार्टीज थी वो सारे मिलकर एक अलायंस बनाते, इसका नाम रखा जाता है ग्रैंड अलायंस। एंड इन दिस ग्रैंड अलायंस देयर वर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पार्टीज लाइक SSP, PSP यानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, BJS, भारतीय जनसंघ, SWA, BKD, जितने भी ये पार्टीज थी यानी ऑपोजिशन पार्टीज थी उस टाइम की मेजर, वो सारी इकट्ठे मिल जाती है टू कंटेस्ट इलेक्शन अगेंस्ट द इंदिरा गांधीज कांग्रेस, ठीक है। अब इस दौरान जो कांग्रेस आर रिक्वेशनिस्ट है इंदिरा गांधी की पार्टी, वो किनके साथ अलाइन करती है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने उनका पहले भी 1969 में सपोर्ट करा था, ठीक है। सो ग्रैंड अलायंस जो है, जो सभी पार्टीज की एक अलायंस थी, वो जब अपना इलेक्शन स्टार्ट करते हैं, उसके लिए कैंपेन वगैरह स्टार्ट करते हैं, सो ये देखा जाता है कि उनके पास कोई बहुत स्ट्रांग मुद्दा नहीं है। एक पॉइंट पे ये भी कहती है इंदिरा गांधी कि इनका सिर्फ एक मकसद है, इनका एक नारा है, दैट इज इंदिरा हटाओ। बट हमारी पार्टी जो कांग्रेस आर है, हमारा तो एक ही मकसद है, गरीबी हटाओ। सो 1971 के इलेक्शन में उन्होंने एक स्लोगन यूज करा था, गरीबी हटाओ, एंड ये बहुत ही ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, उनको टच करता है। उनको लगता है कि अगर इंदिरा गांधी ने बोल दिया कि गरीबी हटाओ तो भाई अब तो गरीबी हट जाएगी इंडिया से, तो वो इससे इन्फ्लुएंस होते हैं एंड वो इंदिरा गांधी को ही वोट करते हैं। वैसे भी 1969-70 में जब कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है, उसके बाद से जो इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट बनाई थी तो उसने अपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था गरीबों के तरफ। जितनी भी पॉलिसीज होती है, जो लेफ्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज होती हैं, उनको इंप्लीमेंट करने में, लैंड रिफॉर्म्स लाने में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को प्रमोट करने में। सो इस करके जितने भी हमारे ये थोड़े गरीब लोग थे, बैकवर्ड लोग थे, उनको ये लग रहा था कि इंदिरा गांधी ने बोला है गरीबी हटाओ तो सब कुछ कर देंगी, भारत से गरीबी हट जाएगी, एंड वो अपना वोट इंदिरा गांधी को इस इलेक्शन में देते हैं, ठीक है। तो जो ये इलेक्शन होता है 1971 वाला, इसके अंदर हमारे 518 लोकसभा सीट्स के ऊपर इलेक्शन होता है। जो हमारे 3 उस टाइम मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, तो ओवरऑल स्ट्रेंथ 521 हो जाती है लोकसभा की, बट इलेक्शन होता है 518 सीट्स के ऊपर। अब जो हमारी ये ऑपोजिशन थी, जिसको हम ग्रैंड अलायंस कह रहे हैं, इन्होंने क्या डिसाइड किया था कि हम हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर एक ही लीडर को भेजेंगे अगेंस्ट कांग्रेस आर। ये नहीं है कि हर पार्टी अपने अपने लीडर को खड़ा देगी, क्योंकि अगर जितने ज्यादा लीडर्स खड़ेंगे पर सीट
तो उनके जो वोट्स है वो आपस में बट जाएंगे। सो टू एंश्योर कि ज्यादा वोट्स बटे ना एंड कांग्रेस आर ना जीते, तो ग्रैंड अलायंस ये स्ट्रैटेजी लेकर चलती है कि हम हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही लीडर को खड़ाएंगे ताकि इजीली हमारा जो नेता है वो जीत जाए। सो जब इलेक्शंस होते हैं तो जो कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट यानी इंदिरा गांधी की पार्टी एंड जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो अलायंस बना होता है वो इतने ज्यादा सीट्स पा जाता है जितना किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। अलायंस ने ओवरऑल 375 सीट्स जो है वो गेन करी एंड 48.4% ऑफ वोट्स। सिर्फ जो कांग्रेस आर है उसी के सीट्स 352 था, तो मेजॉरिटी मार्क तो इन्होंने ऑलरेडी फुलफिल कर दिया था कि अगर इनको 260 के अराउंड चाहिए मेजॉरिटी बनाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो 352 सीट तो वैसे भी कांग्रेस आर खुद ही ले आई थी। जो बाकी के हमारे 23 सीट्स बच गए वो किसके थे, हमारे सीपीआई के थे। ठीक है, इस इलेक्शन में कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन भाई जिसका एक्सपेक्ट करा गया था कि ये तो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, बुरा परफॉर्म करती है, एंड इट वाज एबल टू विन ओनली 16 सीट्स। इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस है वो अच्छे खासे दबदबे से जीतती है, अपनी गवर्नमेंट बनाती है, एंड उसके बाद से वो क्लेम करती है कि भाई असल में जो रियल कांग्रेस है वो हम ही है, एंड हमने ये प्रूव भी कर दिया इस इलेक्शन में अच्छा सीट्स पाके। जो ग्रैंड अलायंस, जो इतनी बड़ी पार्टीज का एक अलायंस बना था सारी मेजर ऑपोजिशन पार्टीज का, वो हार्डली 60 सीट्स मिलाकर ला पाती हैं, तो भाई उनकी तो बहुत ही ज्यादा इससे ज्यादा शर्मनाक हार तो हो ही नहीं सकती है। एंड कांग्रेस आर अपनी दोबारा वो जो इंडियन पॉलिटिक्स में डोमिनेंट पोजीशन होती थी उसको एक्वायर कर लेती है, गेन कर लेती है। अब जो हमने अभी डिस्कस करा उसके बेसिस पर जो आपसे पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। The question was asked on 13th of June in 2023 in slot 3. The question was, which of the following statement about Grand Alliance of 1971 is correct? 4 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इट वाज फॉर्म्ड बाय नॉन कम्युनिस्ट नॉन कांग्रेस पार्टीज। ठीक है, इनका कोई आइडियोलॉजिकली इनका कोई सिमिलर थॉट्स नहीं थे एंड ना ही इनका कोई स्पेसिफिक पॉलिटिकल प्रोग्राम था फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है। इट वाज फॉर्म्ड बाय कांग्रेस अलाइन पार्टीज, नहीं, नॉन कांग्रेस पार्टी से बनी थी। एंड इट वाज फॉर्म्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टीज, ये भी फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने तो अलायंस बनाई थी कांग्रेस आर के साथ। ठीक है, now let us discuss the last part of the lecture, that is restoration of the Congress. तो जो 1971 का इलेक्शंस है इसके अंदर इंदिरा गांधी की पार्टी जीत जाती है, वो अपनी पावर को, अपनी हेजेमनी को, अपने डोमिनेंस को इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में दोबारा रिस्टोर कर लेती है। अब इसी इलेक्शन के जस्ट बाद क्या होता है, इंडो पाक वॉर स्टार्ट हो जाती है जिसको हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं। एंड इस वॉर के अंदर जो इंडिया है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है एंड अल्टीमेटली इंडिया एंड पाक में जब फाइनली कन्फ्रंटेशन होती है तो इंडिया पाकिस्तान के लगभग 90,000 सोल्जर्स को सरेंडर करा देता है। सो ये बहुत ही अच्छी खबर होती है, बहुत ही ज़्यादा प्राइड फील करता है हर एक इंडिया, एंड इसके वजह से इंदिरा गांधी की जो पॉपुलैरिटी है वो पहले से और ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जो सक्सेस था इसको सिर्फ कांग्रेस आर या तो फिर नॉर्मल लोगों ने नहीं सराहा, जो अपोजिशन के लीडर्स थे उन्होंने भी इसको सराहा, जिसके वजह से 1972 में जब आगे इलेक्शंस होते हैं, स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं जो कि लास्ट टाइम 1967 में हुए थे, तो अब 5 साल बाद 1972 में ही होने थे, इस इलेक्शन के अंदर कांग्रेस भर भर के वोट पाती है एंड वो अपनी गवर्नमेंट बना लेती है अगेन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, सो ये जो डोमिनेंस था, ये जो विक्ट्री थी 1971 के वॉर में, इसके वजह से कांग्रेस का डोमिनेंस अच्छे से सेट हो जाता है। सेंट्रल लेवल पे तो उसकी गवर्नमेंट थी 352 सीट्स लेकर ही आई हुई थी, स्टेट असेंबलीज में भी कांग्रेस की ही गवर्नमेंट बन जाती है। तो हार्डली कुछ ईयर्स के ही अंदर इंदिरा गांधी जो है वो अपनी लीडरशिप कांग्रेस के अंदर अच्छे से साबित कर देती हैं। बट ये जो कांग्रेस की डोमिनेंस रिस्टोर हुई थी इसका मतलब ये नहीं था कि कांग्रेस जैसे पहले होता था बिल्कुल वैसे ही रह गया था। असल में एक स्टेटमेंट क्या था कि
इंदिरा गांधी री इन्वेंटेड द कांग्रेस, इट नॉट जस्ट रिवाइव्ड इट, कि उन्होंने कांग्रेस को बिल्कुल एक वे में नया कर दिया था, पुराने तरह के कांग्रेस के ही हिसाब से नहीं चल रहे थे। जिसका मतलब ये है कि पहले कांग्रेस के अंदर फैक्शनिज्म अलाउड होती थी कि अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग साथ ही रहते थे, बात करते थे एंड अपने पॉलिसीज को आगे प्रमोट करते थे। बट ये वाला जो कांग्रेस था, अब इसके अंदर फैक्शनिज्म नहीं अलाउड था, यानी अगर अलग अलग आइडियोलॉजी के बंदे एक ही पार्टी के अंदर अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, उन सब पर्सन की सेम आइडियोलॉजी थी जो कि इंदिरा गांधी की आइडियोलॉजी थी। पहले कांग्रेस किसी एक स्पेसिफिक लीडर के करिश्मा एंड पर्सनालिटी के ऊपर नहीं डिपेंड करता था, उसके अंदर बहुत सारे लीडर्स थे एंड कोई उसके अंदर लेफ्ट ओरिएंटेड लीडर था, कोई राइट ओरिएंटेड, कोई सेंट्रिस्ट, कोई रिच, कोई ये। लेकिन अब जो है कांग्रेस, उसके जितनी भी इलेक्शन के ऊपर जो भी इलेक्शंस होते थे वो किसी स्पेसिफिक लीडर के नाम पे नहीं, वो जो मेन लीडर थे इंदिरा गांधी, उनके नाम के ऊपर कंडक्ट कराया जाता था, कंटेस्ट कराया जाता था। जिसका मतलब यह है कि कांग्रेस का जो अब पॉपुलैरिटी थी वो सिंगल एक सोल लीडर के ही पर्सनालिटी के ऊपर बेस्ड, दैट वाज इंदिरा गांधी, एंड उसके अंदर जो बाकी लीडर्स थे वो उतने फेमस, उतने पॉपुलर नहीं थे। फिर ओवर द टाइम कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसी चीजें होने लग जाती हैं जिसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को थ्रेट फील होने लग जाता है एंड अल्टीमेटली एक पॉइंट पे ऐसा आता है कि इंदिरा गांधी जी अपने पावर को मिसयूज करती हैं, इंडिया में नेशनल इमरजेंसी घोषित हो जाती है। सो ये जो है ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है। फिलहाल इस चैप्टर में यही इतना था। आई होप ये आपको लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड इस लेक्चर से हमारा चैप्टर फाइनली खत्म हो जाता है। लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, एक बार उसके आंसर को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट वाज द कामराज प्लान 1963 अबाउट। तो हमने कई बार पढ़ा है लास्ट लेक्चर में इसके बारे में बहुत डिटेल में कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कि टू इन्फ्यूज न्यू लाइफ इनटू कांग्रेस एंड रिस्टोर द बैलेंस बिटवीन द पार्टी गवर्नमेंट। बेसिकली कामराज जी चाहते थे कि सीनियर लीडर्स अपने पोजीशन से रिजाइन कर दे ताकि जो यंग लीडर्स है उनको अपॉर्चुनिटी मिले अपने स्किल्स को दिखाने की। नेक्स्ट इज which statement is incorrect in relation to the Congress party in 1969। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ओपनली सपोर्टेड संजीव रेड्डी इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। नहीं, उन्होंने वीवी गिरी को सपोर्ट करा था एंड वो भी डिस्क्रीटली करा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। सो अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड स्टे इन टच विद CUET मॉक्स फॉर the preparation and update regarding CUET exams. Bye bye.